Hello everyone and welcome to the lecture series on the constitutional law. हर घर संविधान घर घर संविधान। और आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 13 पर जितने भी हमारे डिफरेंट डॉक्ट्राइन हैं जो जुडिशरी टाइम टू टाइम यहाँ पर अपने प्रपोज किए हैं। पर्पस क्या है, जब भी हम जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं किसी भी स्टैच्यू का, जब भी हम किसी भी एक्ट को जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, जब भी हम किसी प्रोविजन को जुडिशियल रिव्यू कर रहे हैं, तो हम क्या फिलॉसफी ऑप्ट कर रहे हैं, उसके पीछे हम कौन से ऐसी प्रोविजन है, कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जिनके बेस पर हम पूरे एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे या किसी स्पेसिफिक प्रोविजन को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्ट्राइन के साथ। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स एंड डॉक्ट्राइन ऑफ वेबर। तो यहाँ पर हम पहला डॉक्ट्राइन ले रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी को यदि मैं इजी लैंग्वेज में समझाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। मैंने कहा सपोज कीजिए पार्लियामेंट ने कोई एक लॉ बनाया। लॉ में कितने हैं, पूरे स्टैच्यू में कितने सेक्शन है, 25 सेक्शन है। अब ये तो जरूरी नहीं है, ये तो मतलब हो नहीं सकता कि सारा का सारा 25 के 25 सेक्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स मेरे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हो, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो हमने कहा हो सकता है भाई उसका पूरे 25 सेक्शन में से एक सेक्शन ऐसा हो जो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो सकता है एक सेक्शन का छोटा सा प्रोविजन ऐसा हो जो मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा हो। तो उस एक छोटे से प्रोविजन की वजह से या उस एक पूरे एक सेक्शन की वजह से यदि मैं एंटायर लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दूं तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। तो इसके लिए कोर्ट क्या कह रही है कि जो पार्ट, जो सेक्शन, जो प्रोविजन फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, केवल हम उसको क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन ये भी कब पॉसिबल है, जब उस एक सेक्शन को, एक प्रोविजन को हटाने से, रिमूव करने से मेरे एंटायर लॉ पर, एंटायर स्टैच्यू पर कोई इंपैक्ट ना पड़ रहा हो। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी कहता है if there is any contravening part in a statute, only that part we declare the void and the remaining statute will operate provided unconstitutional part can be separated from the entire statute and there will be no impact on the entire statute if that part has been separated। क्या कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी कि जो पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है हम केवल उसी को रिमूव करेंगे, उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। जो पार्ट मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है हम केवल उसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। लेकिन लिमिटेशन क्या है, यदि उस प्रोविजन को हटाने से एंटायर लॉ पर कोई भी इंपैक्ट ना पड़ता हो। तो यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आपके लिए दो यहाँ पर केसेस मेंशन की हूँ, एक है गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और किहोतो होलोहन वर्सेस जाचीलू। इन केसेस में, दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेबिलिटी को यूज किया था। तो जब हम ए के गोपालन की बात करते हैं, ए के गोपालन के केस में क्या यहाँ पर चैलेंज किया गया था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को चैलेंज किया गया था। क्या कह रहे थे पिटिशनर कहते यदि मुझे प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में मेरे को डिटेन किया गया है तो ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। जब कोर्ट के आगे ये मैटर गया तो कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट ने देखा सेक्शन 14 क्या कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का। तो सेक्शन 14 प्रोविजन देता है कि जो सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का वो हमारे आर्टिकल 22 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेरा फंडामेंटल राइट है उससे कॉन्ट्रडिक्शन में था। आर्टिकल 22 क्या कहता है कि भाई जो भी डिटेन किया जाएगा, जिस भी पर्सन को डिटेन किया जाएगा, सबसे पहले आप उसको क्या बताएंगे, ग्राउंड बताएंगे कि किस बेस पर डिटेन किया गया है। वहीं पर सेक्शन 14 जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का वो प्रोहिबिट करता है कि जरूरी नहीं है कि हम आपको ग्राउंड बताएं हमने आपको क्यों अरेस्ट किया है। तो कोर्ट कह रही है यदि हम इस पर्टिकुलर प्रोविजन को यहाँ से रिमूव कर दें, हम सेक्शन 14 को रिमूव कर दें, तो एंटायर लॉ जो है उसकी तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कोई हमें नहीं लगता है कि भाई नहीं है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। केवल एक सेक्शन 14 हमें समझ में आता है जो मेरे आर्टिकल 22 मींस फंडामेंटल राइट के कॉन्ट्रडिक्शन में है। तो इस केस में कोर्ट ने क्या किया, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी को यूज करते हुए क्या डिसाइड किया, दैट ओनली सेक्शन 14 ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 कैन बी कंसीडर the unconstitutional, but it must be separated from the entire statute and there will be no impact on the entire statute if we are removing section 14 from the preventive detention act. So this doctrine, that is doctrine of severability, evolved through the case of A.K. Gopalan versus state of Madras. सेकेंड केस हम यहाँ पर ले सकते हैं क्योतो होलोहन वर्सेस जाचीलू। ये केस किससे रिलेटेड है, 10th शेड्यूल
को हमने जब 52nd अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया, अगेन यहाँ पर एम्फेसाइज करना चाहूंगी, ये नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि भाई 10th शेड्यूल को कौन से अमेंडमेंट एक्ट से इंसर्ट किया गया, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर दोनों चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिए। हमने कहा 10th शेड्यूल हैज बीन इंसर्टेड थ्रू द 52nd Amendment Act and it is related to the disqualification of the members of the parliament। भाई किससे रिलेटेड है? पार्लियामेंट के मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। 52nd Amendment Act से हमने इसको इंसर्ट किया है। तो जब हमारा 10th शेड्यूल आया, 10th शेड्यूल का जब आप देखेंगे पूरा स्टेटस, तो आपको वहां पर सेक्शन 10 पैरा 7 मिलेगा। हम सेक्शन 10 पैरा 7 की यदि बात करती हूँ तो वहां पर किससे रिलेटेड है? स्पीकर की पावर से रिलेटेड है। स्पीकर की पावर किससे रिलेटेड, क्या कहता है हमारा ये प्रोविजन? It is talking about that speaker decision regarding the disqualification of the member of the parliament shall be the final and no court could examine its validity। अगेन हम क्या बात कर रहे हैं कि स्पीकर को हमने सर्वे सर्वा बना दिया कि जो स्पीकर ने डिसीजन ले लिया डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड में वही सुप्रीम है, उसको हम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर सकते। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम अगेन जुडिशियल रिव्यू को हम ले रहे हैं, तो कोर्ट क्या कह रही है, भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप कोई लॉ बनाकर आप अपनी ही सारी पावर वहां इम्पोज कर दें। तो कोर्ट ने इस केस में क्या डिसाइड किया, हमने कहा जो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है केवल हम उसको रिमूव करेंगे। हम क्या लगाएंगे? डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाएंगे। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी लगाकर हम क्या करें, जो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और जिसको हम रिमूव भी कर दे तो मेरे पूरे एंटायर लॉ पर, एंटायर स्टैच्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। तो यदि मैं इसको हटा दूं कि स्पीकर का डिसीजन ही सब फाइनल है, कोर्ट के पास पावर नहीं होगी उसको जुडिशियल रिव्यू करने की, पर्सन के पास कोई पावर नहीं है कि वो कोर्ट के पास जा सके उसका रिव्यू कराने के लिए, तो यदि हम इसको रिमूव भी कर दें डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स के प्रोविजंस में से, तो एंटायर लॉ पर, एंटायर अमेंडमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो कोर्ट क्या कह रही है, दैट सेक्शन 10 ऑफ द 10th शेड्यूल माइनस पैरा 7 रिमेन वैलिड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या कह रही है कि हमारा पूरा एंटायर 10th शेड्यूल, जिसमें से हम किसको रिमूव कर रहे हैं, 10th शेड्यूल में से हम पैरा 7 सेक्शन 10 को यहाँ पर हम रिमूव कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा एंटायर अमेंडमेंट जो है वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी को कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, जो चीज मेरे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में है, उसकी वैलिडिटी को यहाँ पर माना गया कि भाई ये वैलिड नहीं है, जुडिशियरी के पास पावर है, स्पीकर का डिसीजन फाइनल नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, सेक्शन 10 माइनस पैरा 7 विल रिमेन द वैलिड। तो ये सेकंड डॉक्ट्राइन हम ले रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स। जब मैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के बारे में बात करूं तो एक्लिप्स का मतलब क्या है, हाइड करना। तो इसी से हम समझते हैं, बहुत छोटा सा टर्म है हाइड करना। तो हम क्या बात करें, सपोज कीजिए यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगी। जब मैं डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात कर रही हूँ तो ये जनरली कोर्ट ने कहाँ पर यूज किया, आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के रेस्पेक्ट में यूज किया। जब मैं आर्टिकल 13 क्लॉज 1 के बारे में बोल रही हूँ तो हम किस बारे में बात करें, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में बात करें। मीन्स यहाँ मैं क्या कहना चाहती हूँ कि जो भी मेरे लॉज पहले से चले आ रहे थे, जो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने से पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, भाई ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आने के साथ ही हम उसको वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर देंगे। अब वॉइड एब इनिशियो से मतलब क्या है, वॉइड सिंस द स्टार्टिंग, ऐसा नहीं है भाई। हम क्या करेंगे कि जैसे ही मेरा फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में आएगा तो वो क्या कर लेगा, उस पर्टिकुलर लॉ को ओवरशैडो कर लेगा। मींस हम किसको डोमिनेंसी दे देंगे, हम फंडामेंटल राइट को डोमिनेंसी दे देंगे। भाई जो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन वो क्या पड़ेगा, डेड होकर वहां पर पड़ा रहेगा। वो क्या होगा, डोरमेंट पोजीशन में आ जाएगा, उसकी एग्जिस्टेंस ना के बराबर हो जाएगी। किसकी एग्जिस्टेंस वहां पे वैल्यू करेगी, फंडामेंटल राइट की एग्जिस्टेंस वैल्यू करेगी। तो इस प्रोविजन को हम, इस फिलॉसफी को हम क्या नाम देते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स के हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं। हमने कहा हम कैसे समझा सकते हैं इसको, तो एक यहाँ पर हम शॉर्ट में इसको समझने का कोशिश करते हैं। हमने कहा था डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लॉ व्हिच वायलेट द फंडामेंटल राइट इज नॉट नल एंड वॉइड since starting. It is not null and void ab initio but becomes only unenforceable. It is overshadowed by the fundamental right and remains dormant and continues to exist in the statute. If we want to take the example, we can take here the example from the Bhikaji versus State of MP. जब मैं भीकाजी के केस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने अपने मोटर व्हीकल के एक्ट में, जो सेंट्रल का एक्ट था 1939 का, 1947 में उसमें कुछ सर्टेन मॉडिफिकेशन किए। भाई जब वो मॉडिफिकेशन कर रही थी एमपी गवर्नमेंट तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो प्राइवेट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर थे उनको एक्सक्लूड कर दिया। यदि प्राइवेट मोटर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को एक्सक्लूड किया जाता है तो उनका कहना क्या था, भाई ये तो
एक्सक्लूड कर दिया जब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही मेरा फंडामेंटल राइट एग्जिस्टेंस में आता है तो अब वो क्या कहते हैं, 19(1)(g में ये मेरा फंडामेंटल राइट है। क्या है मेरा फंडामेंटल राइट 19(1)(g में? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। क्या कह रहा है 19(1)(g? हर सिटीजन को ये फ्रीडम दे रहा है, आप जैसा ट्रेड करना चाहें, आप जो बिजनेस करना चाहें, आप जो ऑक्यूपेशन करना चाहें, आप उसके लिए फ्री। तो जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टेंस में आता है तो जो एक्सक्लूजन किया गया था प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स का, क्या हो गया? वो एक्सक्लूजन क्या हो गया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। अब ये तो सोचने वाली बात हो गई कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो क्या हो गया? हमारा फंडामेंटल राइट आकर उसमें क्या हो जाएगा, जो आपने एक्सक्लूजन किया था वो अब क्या हो जाएगा? डॉर्मेंट हो जाएगा। और मेरा क्या प्रिवेल करेगा? फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा। मींस प्राइवेट जो ऑपरेटर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, ना उनके पास दोबारा से राइट आ जाएगा कि वो जो बिजनेस करना चाहे, जो ट्रेड करना चाहे, जो ऑक्यूपेशन करना चाहे, उसके लिए उनको पूरी फ्रीडम है। लेकिन तभी क्या हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया। अब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब आता है तो क्या होता है, उसमें 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 तक के प्रोविजन इंसर्ट किए जाते हैं। 19 क्लॉज 2 से लेकर 19 क्लॉज 6 का मेन मोटो क्या था? एक्सेप्शन लगाना। किस पे एक्सेप्शन लगाना? रेस्ट्रिक्शन लगाना। किस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना? जितनी भी फ्रीडम मुझे 19(1)(a से लेकर 19(1)(g तक दी गई है, उनको रेस्ट्रिक्ट करना। तो जो मैं फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, बिजनेस और ट्रेड की बात कर रही हूँ 19(1)(g की, इसकी रेस्ट्रिक्शन कहाँ पर दी गई थी? 19 क्लॉज 6 में दी गई थी। तो जब आप 19 क्लॉज 6 के रेगुलेशन को देखते तो आपको क्या मिलता है कि स्टेट के पास पावर है, वो जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में यदि कोई इम्पोज करना चाहती है रेस्ट्रिक्शन, यदि कोई लिमिटेशन लगाना चाहती है, तो उसके पास फुल फ्रीडम है, वो ऐसा कर सकती है। तो हम क्या कह रहे हैं, दोबारा से क्या हुआ कि स्टेट क्या कह रही है, भाई हमने तो जो रेस्ट्रिक्शन लगाया था वो जनरल इंटरेस्ट में लगाया था, तो अब क्या हो गया, वो दोबारा से जो उनको राइट, फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करा रहा था, वो दोबारा से क्या चला जाएगा? डॉर्मेंट चला जाएगा। तो हम इसको क्या कहते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कहते हैं कि भाई जो प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो वहां रहेगा तो सही, लेकिन कौन उसको हाइड कर देगा? फंडामेंटल राइट उसको कवर कर देगा, उसको हाइड कर देगा। वो कब तक एग्जिस्टेंस में रहेगा? वो कब तक हाइड रहेगा? जब तक कोई और दूसरा लॉ आकर उसको दोबारा से इवॉल्व नहीं कर देता। यदि दोबारा से इवॉल्व होता है, फिर से हमारे कोई फंडामेंटल राइट पर रेस्ट्रिक्शन लगता है, तो फिर से वो क्या हो जाएगा? डॉर्मेंट सिचुएशन में आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स कह रहे हैं कि हम उसको वहां से रिमूव नहीं कर रहे हैं, हम उसको वहां से कट नहीं कर रहे हैं, वो वहीं पर है, लेकिन जैसे ही मेरे फंडामेंटल राइट की सिचुएशन चेंज होती है, उसकी एग्जिस्टेंस और उस पर रेस्ट्रिक्शन के बेस पर ही मेरा क्या होता है, जो स्टैच्यू को मैं कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर कर रही हूँ, उसका दोबारा से इवॉल्व होना, उसका दोबारा से सप्रेस होना, उसका दोबारा से एग्जिस्टेंस में आना, दोबारा से नॉन एग्जिस्टेंस में जाना, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है। तो जब हम बात कर रहे हैं भीखा जी के केस की यहाँ पर, तो भीखा जी केस का जजमेंट करते हुए कोर्ट क्या कह रही है, दैट द फंडामेंटल इफेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज टू रिमूव द इरेगुलरिटी, and once such irregularity is removed, the provision again becomes active and operative. The court held that the Article 13, Clause 1 rendered an act void only up to the inconsistency, and if that inconsistency has been removed, the act will be again valid. क्या कह रही है कोर्ट? Any law is thus considered dormant but not the dead and within the shadow of the fundamental right. So accordingly, court evolved the concept of doctrine of eclipse. थर्ड एंड लास्ट डॉक्ट्राइन हम यहाँ पर ले रहे हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर। वेवर का मतलब क्या है? गिविंग अप। हम क्या कह रहे हैं? द वर्ड वेवर मीन्स वॉलंटरली गिविंग अप वंस राइट एंड प्रिविलेजेस विच इज कन्फर्ड बाय द स्टैट्यूट। मीन्स हम क्या कह रहे हैं? इट इज assumed that a man is the best judge of his interest. Under this doctrine, means doctrine of waiver, it is not permitted to any citizen of India to waive off any fundamental right because they are conferred by the constitution. हम क्या करें? कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको कुछ बेसिक राइट प्रोवाइड किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको वो राइट प्रोवाइड कराए हैं जो आपकी बेसिक डिग्निटी के लिए जरूरी है। भाई आप उन राइट को कैसे वेव ऑफ कर सकते हो, आप उनको कैसे छोड़ सकते हो? तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हम जब भी हम ये देखेंगे कि भाई मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, कोई सिटीजन का फंडामेंटल राइट वेव ऑफ हो रहा है, तो उसके पीछे का इंटेंशन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। कोई पर्सन ये नहीं कह सकता भाई मैंने ही अपने फंडामेंटल राइट को छोड़ दिया, नहीं,
वो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए, वो आपके साथ हमेशा ही रहेंगे, यू कांट वेव ऑफ दैट। तो इस पर यदि मैं केस लेना चाहूँ तो मैंने कहा वशेषण नाथ का केस है जिस पर कोर्ट ने इस पर्टिकुलर डॉक्ट्राइन ऑफ वेमर को इवॉल्व किया था। तो हम क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज नॉट ओपन टू द सिटीजन टू वेव एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट conferred by the part 3rd of the Indian Constitution. These rights have been put in the Constitution not merely for the benefit of the individual but as a matter of the public policy for the benefit of the general public. हम क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है, भाई कॉन्स्टिट्यूशन ने जो ये राइट प्रोवाइड करा है, ये मतलब ये नहीं है कि हमने बस केवल आपको राइट देने के लिए दे दिए हैं। हम क्या कह रहे हैं, हमने ये आपके गुड फेथ में, हमने ये पब्लिक पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए, हमने ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, हमने हर पर्सन की रेपुटेशन को सेफगार्ड करने के लिए, हमने हर पर्सन की लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, हमने हर पर्सन की इक्वलिटी को सेफगार्ड करने के लिए ये राइट दिए हैं, और आपको कोई यहाँ पर राइट नहीं बनता है कि आप इनको वेव ऑफ करें। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी के थ्रू हम क्या बात कर रहे हैं, हम केवल उस पोर्शन को वहां से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसको रिमूव करने से, जिसको वहां से हटाने से भी मेरे एंटायर स्टैच्यू में कोई अंतर नहीं आता। मीन्स मैं क्या कह रही हूँ, मैंने पूरा लॉ स्टैच्यू पूरा लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया, केवल वो पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जो मेरे पार्ट 3rd के कॉन्ट्रडिक्शन में था, जो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्रडिक्शन में था। सेकेंडली मैं क्या बात कर रही हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स की बात कर रही हूँ। मैंने कहा भाई जो प्री एग्जिस्टिंग लॉ है, भाई ऐसा नहीं है कि वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएंगे, बस क्या हो जाएंगे, अनएनफोर्सेबल हो जाएंगे। जैसे ही ऐसा कुछ भी प्रोविजन आता है कि वो दोबारा से इवॉल्व हो सकते हैं, भाई इनकंसिस्टेंसी हटाई गई तो वो दोबारा से इवॉल्व हो सकते हैं, तो वो भी हम देख चुके, हमने भाई केस से देख लिया। हम थर्ड क्या कह रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर सिटीजन को ये राइट नहीं दे रहे कि वो अपने फंडामेंटल राइट को वेव ऑफ करें। तो ये तीन हमारे डॉक्ट्राइन है कि हम आर्टिकल 13 में जब जुडिशरी अपना इंटरप्रिटेशन देती है, आर्टिकल 13 में जब जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू की पावर को अपना यूज करती है, तो इन तीनों डॉक्ट्राइन को जुडिशरी ने वहां पर इवॉल्व किया है किसी भी स्टैच्यू हो, किसी भी प्रोविजन के बेसिस पर डिसाइड करने के लिए भी वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो इन तीनों ही डॉक्ट्राइन को जुडिशरी अप्लाई करती हुई आई है। आज का टॉपिक हम यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।